नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देवभूमि स्पेशल की। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा की हत्या से देश भर के लोगों में आक्रोश है। देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड में नक्सलवाद की वजह से एक छात्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। ये वाकई शर्मनाक है। सोशल मीडिया पर लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एंजल चकमा को न्याय कब मिलेगा। और अब इस मामले में मानवाधिकार आयोग की एंट्री हुई है। त्रिपुरा के स्टूडेंट एंजल चकमा के मर्डर केस में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है और इस मामले में प्रियांक कानूनगो की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए अब तक की गई कार्रवाई के डिटेल मांगे हैं। आयोग ने उत्तराखंड के चीफ सेक्रेटरी और पुलिस महानिदेशक को पूरे राज्य में नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंटों की सुरक्षा को सबसे बड़ी प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट में जांच की प्रोग्रेस, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए उठाए गए कदम और भविष्य में ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए किए गए उपयोगों की भी मांग की है। और ऐसे में आपको बता दें कि 9 दिसंबर को MBA फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट एंजल चकमा अपने भाई के साथ जा रहे थे और इस दौरान नशे में धुत युवकों ने उनके नस्ल को लेकर टिप्पणी कर दी, जिस पर एंजल चकमा भड़क गए और उनका विरोध करने लगे। और देखते ही देखते बात इतनी बढ़ गई कि उन युवकों ने एंजल चकमा के साथ मारपीट शुरू कर दी। एंजल चकमा को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जिसके बाद से काफी देर तक वो जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे। आखिर में वो जिंदगी की जंग हार गए और शुक्रवार को उनकी मौत हो गई। एंजल चकमा की मौत की वजह से त्रिपुरा के लोगों में काफी गुस्सा है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मृतक परिवार और छात्रा के पिता से फोन पर बात कर संवेदनाएं जाहिर की। उन्होंने पिता को इस केस में हुई अब तक की कार्रवाई के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनवाते हैं। चकमा जी कैसे हैं तरुण जी? ठीक है। बहुत हमारा एक्चुअली में बहुत ही दुखद घटना हुआ। हम बहुत दुखी हैं इससे और इस पर हमने बहुत सख्त कार्रवाई के लिए कहा है यहाँ पर, है ना। और 4-5 लोग जो भी इसमें थे बदमाश, 5 गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जो भी इस घटना में जिन्होंने भी अपराध में किया है। और एक कोई नेपाल का था, शायद वो नेपाल भागा हुआ है, कहाँ है, तो उसके ऊपर इनाम यहाँ घोषित हमने कर दिया है और उसको पकड़ने के लिए भी टीम वहाँ पर भेज दी गई है पुलिस की ना। लेकिन चलिए अब ये तो सब हो ही जाएगा, लेकिन बहुत दुखद है और हम बहुत दुखी हैं। मतलब सच में बहुत कष्ट है हमको और मैं समझ सकता हूँ आपका बहुत कष्ट है, परिवार में बहुत कष्ट है। और थोड़ा सा हिम्मत करिए और क्या कहें, बहुत आपके लिए, एक पिता के लिए इससे ज़्यादा कष्ट और क्या हो सकता है ना। माता पिता के लिए आपके परिवार में बहुत कष्ट, बहुत दुख है, बहुत अनहोनी है। हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे और इन जो भी लोग इसके दोषी हैं उनको हम लोग कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। यहाँ तो वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में बढ़ती ठंड और शीतलहर को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। जिले में नर्सरी से लेकर कक्षा 12वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। मौसम विभाग की ओर से घने कोहरे और अत्याधुनिक ठंड को देखते हुए ये जारी किया गया है निर्देश। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि इस आदेश का सख्ती से पालन किया जाए। हरिद्वार जिला अधिकारी कार्यालय की ओर से जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुख्य विकास अधिकारी और साथ ही मुख्य शिक्षा अधिकारी को आदेश की जानकारी दी गई है ताकि इसे पूरी तरह लागू किया जा सके। आदेश में कहा गया है कि स्कूली बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए जिले के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों के साथ साथ शासकीय, अर्धशासकीय, सरकारी सहयोग प्राप्त और निजी स्कूलों में कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक के छात्रों के लिए अवकाश घोषित किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इसका उल्लंघन करने वाले स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं शहर को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए महापौर विकास शर्मा ने सोमवार को प्रशासनिक अमले के साथ एक बार फिर से सड़क पर उतरकर मोर्चा संभाल लिया। SDM पंकज उपाध्याय, नगर आयुक्त और साथ ही लोक निर्माण विभाग पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ऐसे में स्थलीय निरीक्षण किया गया। संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए और निरीक्षण के दौरान इंदिरा चौक पर बंद पड़े लेफ्ट कांटों को लेकर विशेष रूप से स्थिति का जायजा लिया गया। लेफ्ट कट खोलने में बंधक बने हुए दुकानदारों को महापौर ने अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि यदि शीघ्र
अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो नगर निगम द्वारा कठोर कार्रवाई की जाएगी। इतना अच्छा टाइम टेप हो गया है, आज वहाँ गाड़ी खट देने जा रही है, आ रही है, नहीं तो पहले आप गाड़ी नहीं निकाल सकते थे। वहाँ बहुत सुधार हुआ है, धीरे धीरे आदत सुधरती है लोगों की, और मैं समझता हूँ बहुत सुधार हो गया है। कैंप में भी अभी डिवाइडर लगाने वाले हैं हम, रोड कंप्लीट होते ही वहाँ लाइटें लगाने वाले हैं, झील से लेके हम लोग पूरा नारायण कॉलोनी तक सजाने वाले हैं। इधर आप देख रहे हैं आज जो बाईपास पे जो जाम लगता था, आज सोमवार, आप बता मीडिया वाले बताएं जाम लगा या नहीं लगा? आज जाम लगा या नहीं लगा? पहले से आराम है ना? आज मीडिया वाले भी कह रहे हैं कि पहले से आराम है, तो हमारा निरंतर प्रयास है शहर को आराम देने का। उस आराम से कुछ नेता परेशान हो रहे हैं, मैं उन्हें कहता हूँ आप भी आराम से रहिए और अपना काम करिए, हमें अपना काम करने दीजिए। आप अनावश्यक उसको धर्म से हमारे कामों को ना जोड़िए। इतना अच्छा जसपुर विधानसभा क्षेत्र में नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने और नाम की गड़बड़ी के शुद्धिकरण के साथ ही आम जनता को हो रही दिक्कतों को गंभीरता से लेते हुए विधायक आदेश सिंह चौहान ने पालिका के सभासदों के साथ तहसीलदार दिलीप सिंह से मुलाकात की। बैठक में विधायक चौहान ने कहा कि नए मतदाता पहचान पत्र यानी कि वोटर आईडी बनवाने और नाम की गड़बड़ी के शुद्धिकरण में आम जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस गंभीर मुद्दे पर उन्होंने तहसीलदार और डाटा ऑपरेटर से विस्तृत चर्चा की और समस्या का तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। तो वहीं तहसीलदार ने बताया कि जहां कुछ कमियां हैं उनका सुधार करते हुए लोगों को नए मतदाता पहचान पत्र बनवाने और नाम की गड़बड़ी के शुद्धिकरण के किन किन कागजों को लगाएं उसके लिए भी लगातार लोगों को बताया जा रहा है। अभी माननीय विधायक जी यहाँ पर कुछ लोगों को लेके आए थे, जो बताया माननीय विधायक जी ने बताया कि कुछ वोटर कार्ड जिनके बनने हैं उनके कुछ संशोधन होने हैं और कुछ प्रमाण उनमें क्या क्या साक्ष्य या जो हम उस आधार लेते हैं वो क्या क्या लगना, इसी संबंध में एक बैठक थी। तो हमारा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर है उसको बुलाकर सभी लोगों को अवगत करा दिया कि क्या क्या नए प्रमाण, अगर हमारा नया वोटर आईडी बन रहा है तो उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं, क्या संशोधन होना है, तो इन कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसी चीज़ को लेकर एक बैठक थी और सभी लोगों को बता दिया गया, जिस पर सभी लोग अभी संतुष्ट हैं। जिसमें जिन लोगों के पहचान पत्रों में नामों का शुद्धिकरण था, तो उसमें कुछ कागजों को लेके जो हमारे जोशी जी इसको डील कर रहे हैं और हमारे जो सभासद लोग हैं उनमें कुछ परीक्षण है, तो जो कुछ ज़्यादा कागज चाहते हैं। लेकिन जो हमने कहा कि भाई जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है सुनाई उसके आधार पर उनको लिया जाए और उनको रिजेक्ट ना मार के ये कहा जाए भाई ये कागज कमी, ये कागज जमा करो, क्योंकि बार बार कोई आदमी बार बार जाएगा कैफे पर तो बार बार खर्चा होगा। तो उस बात को कहा भाई किसी को कागज करना तो समझा दो, ये कागज और ला दो, तो उसका कागज आ जाएगा और उसका काम हो जाएगा। वहीं बाजपुर कोतवाली के काशीपुर एसपी ने अर्धवार्षिक निरीक्षण किया और इस दौरान उन्होंने कोतवाली में पुलिस कर्मचारियों के लिए बनवाए गए बैरक की व्यवस्था पर कोतवाल नरेश चौहान की जमकर सराहना की। बता दें कि बाजपुर कोतवाल का अर्धवार्षिक निरीक्षण करने के लिए काशीपुर एसपी पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने शस्त्रागार, मलखान कक्ष और डाक कार्यालय, मैस, पार्किंग, बैरक और अन्य कार्यालयों का निरीक्षण किया, जहां पर एसपी ने कोतवाली की साफ सफाई और रखरखाव कोई बेहतर व्यवस्था के साथ साथ पुलिसकर्मियों के रहने के लिए बनाए गए बेहतर बैरक की व्यवस्था पर कोतवाल नरेश चौहान की जमकर सराहना की। वहीं इस दौरान उन्होंने कोतवाली के असलहों की भी जानकारी ली, जिसके उपरांत उन्होंने सिपाहियों और दरोगों से असलहों का परीक्षण करवाया। साथ ही उन्होंने कोतवाली और पुलिस चौकियों में तैनात दरोगाओं से लंबित विवेचनाओं को जानकारी ली और इसके साथ ही पूर्व एसपी स्वप्निल किशोर सिंह के कोतवाल में पहुंचने पर पुलिसकर्मियों ने उन्हें सलामी भी दी। आज जो हम लोगों का एक कैलेंडर होता है उसमें एक महत्वपूर्ण टास्क है अर्धवार्षिक निरीक्षण का। आज कोतवाली बाजपुर का अर्धवार्षिक निरीक्षण वर्तमान में चल रहा है और अब तक जो चीज़ें देखी गई हैं उसके हिसाब से जो वह हमारे असलहों का रखरखाव है वो उत्कृष्ट कोटि का पाया गया है। साथ ही उसकी हैंडलिंग जो अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा की गई वो हैंडलिंग बहुत ही बेहतरीन रही। कुल मिला के यहाँ अभिलेखों के अभी निरीक्षण चल रहे हैं, लेकिन बैरक का रखरखाव उत्कृष्ट कोटि का है, जो कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय होता है। जो रहने की स्थितियां हैं वो अगर अच्छी हो तो काम करने में जो आउटपुट है वो बेटर हो जाता है। कर्मचारियों के कल्याण की दृष्टि से जो प्रयास यहाँ किए गए हैं वो सराहनीय हैं और दूसरों के लिए भी अनुकरणीय है। उधम सिंह नगर जसपुर से खबर आ रही है, जहां पर विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सांसद अजय भट्ट को
कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जसपुर के सुभाष चौक पर काले झंडे दिखाकर जमकर विरोधाभास किया। सांसद की सुरक्षा, पुलिस प्रशासन की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगाते हुए नजर आए हैं। कांग्रेस के प्रदर्शनकारियों ने काफिले को रोककर विरोध प्रकट करते हुए तेज स्वर में जमकर नारेबाजी करते हुए अंकिता भंडारी के हथियारों को फांसी देने की मांग की है। साथ ही 2 महिलाओं के सम्मान में उत्तरी कांग्रेस मैदान में अब लगातार नारेबाजी कर रही है। ऐसे में नैनीताल सांसद अजय भट्ट के काफिले को रोका गया, विरोधाभास किया गया। बता दें कि जसपुर कोतवाली पुलिस ने 3 कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है और इसके साथ ही आगे की कार्रवाई अब शुरू कर दी गई है। आगे भी बढ़ेंगे, बाद में दुनिया को झुकना पड़ा तो ये और भी कई चीजें हैं। सुशासन कैसा होता है, जो सत्ता में बैठे लोग हैं उनका व्यवहार, चरित्र, व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। बेईमानी से भरी हुई सरकारें आई थी पहले, सब जानते हैं आप। अटल जी ने एक नया आयाम दिया। आज जितनी सड़कें देख रहे हैं आप, PMGSY, NH, NHAI, ये सब ये अटल जी की देन है। आज स्वर्णिम चतुर्भुज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ऐसा लगता है कि मक्खन की तरह से आज इतनी हमारी अच्छी सड़कें बनी हुई हैं चारों तरफ, और इस तरह से गाड़ियाँ दौड़ती हैं। जहाँ मैंने एक छोटा उदाहरण बताता हूँ कि खटीमा से रुद्रपुर ऑफिस में आने के लिए जहाँ 4 घंटे लगते थे, वहाँ आज 1 घंटा 1.25 घंटे में हम पहुँच रहे हैं। इसी तरह से आज हम नजीबाबाद कितनी जल्दी पहुँच जाते हैं यहाँ से। क्षेत्र के लोकसभा सांसद श्री अजय भट्ट जी जसपुर आए थे। हमने अपना विरोध उनको अंकिता हत्याकांड के ऊपर किया है। अंकिता हत्याकांड में जिस तरीके से बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं और उर्मिला सनावर की तरफ से जो खुलेआम इनके नाम बताए जा रहे हैं, पूरे क्रियाकलाप बताए जा रहे हैं, क्या क्या वो करते हैं। जैसे कि अजय भट्ट जी का नाम उसने अपना भट्टू बोलकर जाहिर किया है और पूरा बताया है कि उनकी भी हरकतें क्या क्या रहीं। और दुष्यंत, जिनके जो राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम जी, उनका गट्टू कहकर उन्हें संबोधन किया है। और गट्टू का नाम जो शुरू से ही आ रहा था, जो उस समय छुप गया था। और उनके जो प्रदेश महामंत्री अजय कुमार जी, इन लोगों के नाम अंकिता हत्याकांड में पहले भी आए थे, लेकिन जिसे मीडिया द्वारा या प्रशासन द्वारा इस नाम को दबा दिया गया था। उनकी जो नाम उर्मिला सनावर द्वारा उठाए गए हैं, उनकी निष्पक्ष जांच, CBI जांच के लिए हमने उनसे आज आग्रह करना था, जो कि उन्होंने हमारी बात रुककर नहीं सुनी, जिस पर हमने काले झंडे दिखाए और आगे भी बढ़ेंगे। तो वहीं मसूरी में पहाड़ों की रानी मसूरी में आयोजित विंटर लाइन कार्निवल 2025 का रविवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। कार्निवल के अंतिम दिन सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और संगीतमय माहौल ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। आयोजन ने मसूरी के सांस्कृतिक और पर्यटक केंद्र के रूप में नई पहचान दी है। समापन अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी मौके पर मौजूद रहे। कार्निवल के आखिरी शाम को प्रसिद्ध गायक भी मौके पर मौजूद रहे और ऐसे में लोगों को पूरी तरह से यहां पर उत्साह देखते ही बना। बता दें कि नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने कहा कि विंटर लाइन कार्निवल ने उत्तराखंड की विधिवत संस्कृति को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। देखिए, ये 6 दिवसीय विंटर कार्निवल का आज समापन हो गया है। माननीय मंत्री जी के माध्यम से आज इस कार्यक्रम का समापन किया गया है और जिस उद्देश्य के साथ ये 6 दिवसीय विंटर कार्निवल रखा गया था कि लोकल लोगों को स्टेज देना, यहाँ के लोकल कलाकारों को स्टेज देना और यहाँ का जो लोकल व्यंजन है उनको एक प्लेटफॉर्म देना, लोगों देश विदेश तक उन व्यंजनों की अहमियत को बताना। और मुझे लगता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण रहा है, बहुत अहम रहा है ये 6 दिन का विंटर कार्निवल। जैसे हमने देखा है कि पहले जो विंटर कार्निवल होता था और इस बार का जो विंटर कार्निवल है बहुत फर्क रहा है। इस बार ठंड तो मैं बॉम्बे से हूँ, पहले से मैं ये कहना चाहता हूँ। वहाँ पे जो विंटर है 10 डिग्री से नीचे तो नहीं जाते, तो हमें ये महसूस नहीं होता कि ये विंटर क्या है। So now I'm here in Mussoorie and अभी पता चला कि ठंड क्या होती है। So thank you for having us here, Mussoorie. We are looking forward to a great show for all of you. Set जो है थोड़ा सा बदल गया है, थोड़े डांस नंबर्स और बढ़ गए हैं, मतलब ऑडियंस को और भी मजा आएगा। और देखते हैं, 1-2 इंडी गाने भी हैं, मेरे अपने गाने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे सभी सहयोगियों का, सभी लाइन डिपार्टमेंट, मीडिया, होटल एसोसिएशन और हमारी जो पूरी टीम लगी थी मसूरी महोत्सव समिति की, जिनकी बदौलत हम इस स्टेज पे पहुंचे कि आज हम हमारा समापन कार्यक्रम, आखिरी सांस्कृतिक संध्या चल रही है। इसके अलावा जो हमारे फूड फेस्टिवल हुए, दिन भर के सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए,
सभी में लोगों का बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला। हमारे सामने थोड़ी चुनौतियां थी, समय कम था, संसाधन सीमित थे, किंतु इसी में करना हमारी जिम्मेदारी थी। हमारे सामने एक चैलेंज था, हमने उस टीम ने चैलेंज को लिया और हमने अपनी पूरी जान लगा दी कि हम इस कार्निवल को सफल आयोजन करेंगे। हमने हमारी मुख्य थीम ही यही थी कि हम अपने उत्तराखंड के कला संस्कृति, हमारी जितनी फूड है, हम अपने खान पान को दिखा सके लोगों तक। तो वहीं भगवानपुर क्षेत्र में एक कंपनी में एक मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसके बाद से परिजनों ने कंपनी पहुंचकर जमकर हंगामा किया और कंपनी प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। मौके पर भीम आदमी के प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे, जिन्होंने मृतक के परिजनों को आश्वासन दिया कि वो इनके साथ हो और साथ ही कंपनी में सुरक्षा के इंतजाम किए जाए, और इसको लेकर सुरक्षा पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इससे पहले भी कई मजदूर अपनी जान गंवा चुके हैं और अक्सर देखने को आता है कि मजदूरों की जान से खिलवाड़ किया जाता है और प्रशासन भी इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं देता है। एक लोहे का प्लांट है जो फेना के जस्ट सामने है। यहाँ पर एक अजय नाम का व्यक्ति, जिसकी उम्र तकरीबन 25 से 26 साल थी, इसमें कार्यरत था, काम करता था। गांव हरियाबास है, थाना गागलेडी। काफी लंबे समय से वो साथी यहाँ पर काम कर रहा था। अचानक पता नहीं कल क्या हुआ, अभी वो जांच का विषय है। घर वालों का कहना है कि इसको करंट लग कर, तो ये कंपनी परिसर गोलमोल बातें घुमाकर टाल रहा है। हम सब लोग यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं। परिवारजन चाहता है कि उसकी शांतिपूर्ण तरीके से अंत्येष्टि कर ली जाए, उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस है उसको अपनाया जाएगा। हम परिवार के साथ है। और आपके चैनल के माध्यम से मैं बता दूं कि इस इंडस्ट्री क्षेत्र में रोजाना अनियमितता चलते किसी न किसी को अपनी जान गंवानी पड़ती है, किसी न किसी को अपना हाथ कटवाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो सुरक्षा के टूल्स है उनको मुझे लगता है पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अन्यथा इतनी बड़ी घटना होना ये इस इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा कलंक है। 7:30 बजे कंपनी 7:40 पर घर से चलता है, ठीक है। मेरे पास आया 2:35 पर फोन इनका ही, कंपनी वालों का। अगर भाई जी आपके भाई को अटैक हुआ रात में, दिन में काम पे आया था ये कंपनी के अंदर ही। अगर भाई जी हमने हॉस्पिटल में भर्ती कर रखा। चलो जी, मगर कहाँ पर हो, किस जगह हो? अगर भाई जी हम लेकर ही आ लिए, इसने बोला है मुझे। अनु बता रहे यहाँ के लेबर आदमी, जो यहाँ के लेबर है जो काम कर रहे हैं, उसके चलने चाले जो मैंने कहा भाई जी करंट थम रहा। कंपनी तो कुछ बता ही नहीं रही, क्या कहूँ, क्या बताओ। बात करने वाला नहीं कर रहा कंपनी का इंसाफ चाह रहा, और क्या चाहता बस। अन्य मेरा तो भाई लाग दे तो कितने का रहे ना, 10 लाख रुपए में दे रहा, आराम के काम है। वाल खड़ा कर, एक कारिंग भी कर दो, फोन पे नंबर अपनाई दो, एक को मारवा कोई से को मरवा दो वाल। ये कहने दो 6 महीने में जेल जाने को भी तैयार हो, 10 लाख देगा 6 महीने भी जेल जाने को तैयार। वहीं उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में आज से मौसम बदलने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार पर्वतीय जिलों में 30 और 31 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि मैदानी इलाकों में घना कोहरा छाए रहने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जिले के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ बर्फबारी होने के आसार हैं। तो उधर मैदानी जिले हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर के साथ ही चंपावत, नैनीताल और पौड़ी में घना कोहरा छाया रहेगा। 31 दिसंबर को भी प्रदेश में मौसम का यही हाल रहेगा और इसका सीधा असर प्रदेश के तापमान में देखने को मिलेगा। राजधानी में रविवार शाम को घना कोहरा छाया रहा और सुबह घना कोहरे के कारण दृश्य जो है वो काफी कम हो गई और इसके अलावा हवाई और रेल यातायात पर भी प्रभाव पड़ा है। देहरादून एयरपोर्ट और आसपास के इलाकों में कल शाम से घना कोहरा छाया हुआ है। वहीं सुबह से घने कोहरे के कारण सामान्य जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कों पर वाहन जो है वो लाइट जलाकर धीमी रफ्तार से चलते हुए नजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को हुई है। कड़ाके की ठंड में विद्यार्थियों को स्कूल जाना पड़ रहा है और कोहरे से दृश्य जो है वो बेहद ही कम हो गया है। वहीं अल्मोड़ा से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और खाई में यात्रियों से भरी बस गिर गई है, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई है और कई लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से एक दर्दनाक सड़क हादसे की खबर सामने आई है, जहां एक यात्री से भरी बस अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी है और इस हादसे में कई लोगों के जान जाने की खबर है और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद से इलाके में अफरा तफरी मची हुई है और राहत बचाव कार्य तेजी से शुरू कर दिया गया है और इस दुर्घटना में 6 से 7 लोगों की जान गई है। बस में कुल 12 यात्री सवार थे और कई लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। हादसे की सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है और रेस्क्यू लगातार जारी है। वहीं जिला अधिकारी अंशुल सिंह ने आज जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया है, जिससे
हड़कंप मच गया है। बता दें कि पिछले कई समय से अल्मोड़ा जिला अस्पताल में 8 साल पहले जन औषधि केंद्र बिना लाइसेंस के चल रहा था, जिसके चलते जिला अधिकारी के औचक निरीक्षण में उजागर हुआ मामला दवा के स्टॉक और बिक्री का रिकॉर्ड नहीं दिखा पाया। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड तलब की गई, जिसके बाद से जन औषधि केंद्र के सीसीटीवी कैमरे में लगे मिले। बता दें कि जिसके बाद से जिला अधिकारी बुरी तरह से भड़क गए। बाहर से दवा लिखने की शिकायतों का भी संज्ञान लिया और ऐसे में अब जिलाधिकारी ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अस्पताल में जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि सभी डॉक्टर्स अपनी स्टेशन पे पाए गए मेहनत से काम कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे आशा वर्कर नहीं मिली थी, तो वो पेशेंट को लेकर अल्ट्रासाउंड गई हुई थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि वो पेशेंट को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, कि उनको ले जा रहे हैं, तो वही काबिले तारीफ है। साथ ही साथ 2 इश्यूज फ्लैग किए गए थे। एक जन औषधि केंद्र का किया गया था, तो उसमें भी सीएम और सीएमएस के साथ हम लोग बैठ के कार्य प्रणाली बनाएंगे कि उसको कैसे और हम सिस्टमैटिक कर सकें। इसी के साथ साथ वॉशरूम्स में थोड़ी गंदगी पाई गई है, तो इनको बोला गया है जो पान और ये सब लोग तम्बाकू जो खाते हैं यहाँ थूकते हैं, तो उन पे कड़े से कड़ा फाइन लगाया जाए। एंड हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जो अभी लोगों को लेने आना होता है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे रिपोर्ट्स लेने आना ना पड़े, उनके मोबाइल पे रिपोर्ट पहुंच जाए, तो लोगों का ट्रैवल टाइम बचेगा इससे। अस्पताल में जो निरीक्षण किया गया उसमें पाया गया कि सभी डॉक्टर्स अपनी स्टेशन पे पाए गए मेहनत से काम कर रहे हैं। हेल्प डेस्क पे आशा वर्कर नहीं मिली थी, तो वो पेशेंट को लेकर अल्ट्रासाउंड गई हुई थी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है कि वो पेशेंट को हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, कि उनको ले जा रहे हैं, तो वही काबिले तारीफ है। साथ ही साथ 2 इश्यूज फ्लैग किए गए थे। एक जन औषधि केंद्र का किया गया था, तो उसमें भी सीएम और सीएमएस के साथ हम लोग बैठ के कार्य प्रणाली बनाएंगे कि उसको कैसे और हम सिस्टमैटिक कर सकें। इसी के साथ साथ वॉशरूम्स में थोड़ी गंदगी पाई गई है, तो इनको बोला गया है जो पान और ये सब लोग तम्बाकू जो खाते हैं यहाँ थूकते हैं, तो उन पे कड़े से कड़ा फाइन लगाया जाए। एंड हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि जो हमारी रिपोर्ट्स होती हैं, जो अभी लोगों को लेने आना होता है, उसके लिए हम सॉफ्टवेयर और कुछ ऐसा सिस्टम इम्प्लीमेंट करेंगे जिससे रिपोर्ट्स लेने आना ना पड़े, उनके मोबाइल पे रिपोर्ट पहुंच जाए, तो लोगों का ट्रैवल टाइम बचेगा। फिलहाल देवभूमि स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।